टेंशन। तो स्ट्रिंग मतलब रस्सी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को एक रस्सी से बांधा हुआ है या एक धागे से बांधा हुआ है तो उसमें जो टेंशन, जो फोर्स लगता है उसको टेंशन बोलते हैं। टेंशन क्या चीज होती है? टेंशन इज अ फोर्स इन द स्प्रिंग। टेंशन इज अ फोर्स इन द स्प्रिंग which always occurs which always occurs in pair in inward direction। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए और एक बी, और इसको आपने एक रस्सी से बांधा हुआ है और ये जो रस्सी है ये बिल्कुल टाइट है। तो अगर आप इसमें ऐसे टेंशन लगाते हो तो टेंशन रस्सी में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं, तो ये गलत होगा। तो अकेला टेंशन नहीं लगता है, पेयर में लगता है। अगर आप ऐसे लगाते हो तो ये भी गलत होगा। अगर ये बाहर की तरफ लगाते हो ऐसे, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी गलत होगा। ये पेयर में है लेकिन अंदर की तरफ नहीं है, दोनों टेंशन बाहर की तरफ लगे हुए हैं। तो आप ये आदत बनाओगे कि जो टेंशन है उसको हमेशा पेयर में लगाओगे अंदर की तरफ। मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट पे इस तरफ लगेगी टेंशन और इस वाले ऑब्जेक्ट पे इस तरफ टेंशन लगेगी, तो ये करेक्ट होगा। तो ये तीनों जो है ये गलत होगा। इस तरह से आपको टेंशन को नहीं लगाना है, इस तरह से टेंशन को लगाना है। सर अगर अपवर्ड हुई और डाउनवर्ड हुई तो डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी और डाउनवर्ड की डाउनवर्ड। अगर ये जैसे ऐसे है तो इसमें अगर टेंशन लगेगी तो इस तरह से लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी हमेशा पेयर में। ओके सर। अगर स्प्रिंग सेम है, इफ स्प्रिंग इज द सेम, टेंशन इज सेम, तो जो टेंशन है वो तभी बदलेगी जब स्ट्रिंग बदलेगी। अगर दो स्ट्रिंग है तो उनमें डिफरेंट टेंशन होगी, अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें सेम टेंशन रहेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। सर ले लिया। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया हुआ है 1 kg और इसमें एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg और फिर ये तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है 3 kg और इसको 6 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जाता है। इस पूरे सिस्टम को 3 kg मास से 6 न्यूटन का फोर्स लगा के पुल किया जाता है। मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्वेशंस। तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहे हैं। मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे टेंशन लगेगी पेयर में और यहाँ पे टेंशन लगेगी पेयर में। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या सेम टेंशन रहेगा? मतलब जो टेंशन इधर रहेगा क्या वही टेंशन इधर भी रहेगा या टेंशन डिफरेंट हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा सर। डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई। ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। तो अगर इस वाली टेंशन को हम T1 लिखेंगे तो इस वाली टेंशन को T1 और ये T2 तो ये T2। तो देखो ये वाला जो T1 फोर्स है वो तो 1 kg पे लग रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको T1 टेंशन से खींचेगा और जो ये वाला T1 है वो 2 kg के लिए है। इसी तरह से ये वाला जो T2 है वो 2 kg के लिए है और ये वाला जो T2 है वो 3 kg के लिए है। अब जब 6 न्यूटन से इसको खींचोगे तो ये तीनों एक साथ फॉर्मूला क्या होता है?
तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। और इसमें किसका फॉर्मूला पूछ रहे हो बेटा? सर टेंशन। टेंशन एक फोर्स है, तो जैसे हमने पिछली क्लास में फोर्स कैलकुलेट किया था ना, उसी तरह से टेंशन को भी कैलकुलेट करेंगे। इसका अपना कोई इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं है। तो टेंशन को आप फोर्स की जगह यूज करोगे, जैसे हम आर को यूज करते थे ना, आर रिएक्शन, उसी तरह से ये जो टेंशन है ये भी एक रिएक्शन का फोर्स है। तो फोर्स है ये, इसको आपको कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो इसकी मोशन की इक्वेशंस बनानी है आपको और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। तो इसकी इक्वेशंस बनाइए और T1 T2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए और A की वैल्यू कैलकुलेट करिए एंड फाइंड T1 T2 एंड A। तो देखिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1 kg, उस पर एक फोर्स लग रहा है T1, सिर्फ एक ही फोर्स है और इससे इसमें एक्सेलरेशन A आ रहा है। जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है 2 kg का, उसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे इधर T1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और T2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। और जो 3 kg फोर्स है इस पे T2 इस तरफ लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इनकी इक्वेशंस बनाइएगा। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? T1 equals to A, T1 इज इक्वल टू A, यानी कि 1 है। 1A. क्या इक्वेशन बनेगी? T2 minus T1 equals to 2A. T2 माइनस T1. T2 पॉजिटिव होगा सर T2 minus T1 बोला, यस सर, यही तो बोला सर, T2 minus T1. T2 पॉजिटिव होगा, T2 minus T1. T2 माइनस T1, T1 equals to 2A. 2 है। और ये क्या हो जाएगा? 6 minus T2 equals to 3A. 6 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें से T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 है इज इक्वल टू T2। T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6 माइनस 3 है और T1 की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 2A हो गया। तो 3 माइनस 1 4A और 2 है, तो 6 इज इक्वल टू 6A हो गया। तो A की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे A को 1 रखोगे तो ये 1 न्यूटन आ जाएगा और T2 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3 है, तो 6 माइनस 3 टू 1, तो ये 3 न्यूटन आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टेंशन में आपको ये याद रखना है कि टेंशन एक फोर्स होता है और वो हमेशा पेयर में लगता है अंदर की तरफ। अब इसके बाद है पुलिंग, प्रॉब्लम्स ऑन पुलिंग। तो पुलिस जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो फोर्स को कम करती है, यानी कि आपके एफर्ट को कम करती है। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सल है और ये एक पुली एक व्हील की तरह होती है। ये इसका एक्सल हो गया और इसको एक फिक्स्ड एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। तो जब भी आप पुली के क्वेश्चंस करेंगे तो इन एजम्पशंस का ध्यान रखेंगे। पुलीज आर अज्यूम्ड टू बी मासलेस। मास तो जरूर कुछ होता है लेकिन हम इसको मासलेस अज्यूम करते हैं एंड फ्रिक्शनल लेस। ठीक है, तो ये अजम्पशन है कि हम पुली के मास को कंसीडर नहीं करेंगे और पुली के फ्रिक्शन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी अजम्पशन है पुलीज डू नॉट रोटेट।
जो पुलीज है वो रोटेट नहीं करती, मतलब फिक्स्ड होती है। स्प्रिंग्स स्लाइड ओवर द पुली, जो स्प्रिंग है वो पुली के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लाइड ओवर द पुली। मतलब जैसे इसके ऊपर स्प्रिंग होगी, ये ऐसे स्प्रिंग है, तो अगर इधर वेट लटका हुआ होगा तो ये पुली इस तरह से स्लाइड करेगी, मतलब पुली रोटेट नहीं करेगी, उसके ऊपर जो रस्सी है वो स्लाइड करेगी, मतलब उसके ऊपर फिसलेगी। फिसलेगी क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है, ये काफी स्मूथ होती है पुली, इसलिए उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, वो उसके ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मासलेस, फ्रिक्शनलेस, पुली रोटेट नहीं करती है, और स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लाइड करेगा। अभी सारे पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर थर्ड पॉइंट एक और बार बता दीजिए, कैसे स्लाइड करेगा? जैसे आपने यहाँ पे एक इसके ऊपर एक्स, ये जो पुली है इसके ऊपर एक 5 kg का वेट बांध दिया और एक ये 1 kg का। ओके सर। ठीक है, तो ये 5 kg वाला जो है इसको स्प्रिंग को नीचे खींचेगा, तो ये 1 kg वाला इसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो ये पुली है ये फिक्स रहेगी। ये जो स्ट्रिंग है ये इसके ऊपर फिसलेगी, मतलब ये इसको नीचे खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। यस सर। और क्योंकि फ्रिक्शन लेस है इसलिए काफी स्मूथ है, तो ये आसानी से इसके ऊपर स्लाइड करेगी, मतलब आसानी से फिसल जाएगी। पुली को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए एक पुली है और इसके ऊपर दो मासेस कनेक्टेड है। ये वाला मास है m1 और ये वाला मास है m2। m2 m1 से छोटा है, m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, टेंशन की वैल्यू बतानी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए कितनी होगी और टेंशन की वैल्यू बताइए। तो इसमें जो टेंशन है इस तरफ ऐसे लगेगा और इस तरफ ऐसे लगेगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इधर जो टेंशन होगा, क्या वही टेंशन इधर भी होगा या इधर टेंशन बदल जाएगा? ये वाला टेंशन T लिखूं या T1 लिखूं? सर सेम रहेगा। सर सेम सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं बदल यस रही है, सर। सेम स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन सेम रहेगी। सेम होगा। कौन सा एक्सेलरेशन करेक्ट होगा? ये वाला एक्सेलरेशन करेक्ट होगा या ये वाला एक्सेलरेशन करेक्ट होगा? m1 m2 से बड़ा है, मतलब ये वाला जो वेट है वो इससे ज्यादा है, तो ये वेट इसको ऊपर की तरफ खींचेगा या ये वेट इसको ऊपर की तरफ खींचेगा? सर M1 M2 को खींचेगा। यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ आएगा और यस इसमें जो सर। एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ आएगा। इसमें वेट होगा m1g नीचे की तरफ और इसमें वेट होगा m2g नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस बनानी है, एक तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया और एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो देखो m1 के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, T ऊपर की तरफ, m1g नीचे की तरफ, और m2 के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, T ऊपर की तरफ और m2g नीचे की तरफ। इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो इक्वेशंस बनाइए। तो m1 की क्या इक्वेशन बनेगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए? इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए क्या बनेगी? सर इसमें टेंशन minus m1g is equal to m1a. पॉजिटिव किसको लेंगे, T को या m1g को? m1g.
m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, और सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? सर m2g minus t is equal to m2a. सर t गलत है। माइनस m2g। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, Yes sir, minus एक्सेलरेशन की m2. डायरेक्शन को देखना है, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो t कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये t कैंसिल हो जाएगा, m1g माइनस m2g, और ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा m1a प्लस m2a। g कॉमन ले लो, m1 माइनस m2, और यहाँ से a कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2। तो एक्सलेशन हो गया g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो या ये पूरा मेथड भी याद कर सकते हो, और चाहे तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू हो जाएगी, t इस तरफ चला जाएगा, m1g माइनस m1a, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कॉमन आ जाएगा तो g माइनस m1g कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1g m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा m2 प्लस m2 2m2 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू m1 इंटू 2m2 यानी कि 2m1 m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये टेंशन हो। अब देखिए ये जो पुली है, एक्सेल इसके ऊपर कितनी रिएक्शन लगाता है। तो देखिए जो पुली है ये एक्सेल को नीचे की तरफ खींचेगा, तो जो एक्सेल है वो पुली के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये जो वेट है ये पुली को नीचे की तरफ खींच रहा है, ध्यान से समझिएगा सर। ये जो वेट इसके ऊपर लटके हुए हैं ये पुली को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो पुली है वो एक्सेल से बंधा हुआ है, एक्सेल उसको नीचे नहीं आने दे रहा है। इसका मतलब जितना वेट ये जो मासेस है ये पुली पे लगा रहे हैं नीचे की तरफ, उतना ही वेट एक्सेल पुली के ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिस वजह से पुली बैलेंस है। फिर जरा ध्यान से सुनिए, ये जो पुली है ये मूव नहीं कर रही है, ना तो ये नीचे की तरफ आ रही है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो मासेस है ये इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो पुली को नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये जो पुली है ये एक्सेल से बंधी हुई है। ये वाला जो पॉइंट है इसको एक्सेल बोलते हैं। तो एक्सेल ने इसको रोका हुआ है। वो कैसे रोक सकता है? जितने ये मासेस नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उतना ही एक्सेल इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और इस एक्सेल को हम इसकी रिएक्शन बोलेंगे। तो अब इसको जरा देखिए, ये जो पुली है इसके ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इस वाली लाइन से ऊपर देखिए, तो इस पुली के ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। सर ऊपर की तरफ R और नीचे की तरफ T। टी तो इस तरफ लग रहा है और इस तरफ भी टी लग रहा है, तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना हो गया? 2T। 2T। तो ये R इसको बैलेंस कर रहा है 2T को, है ना। तो एक्सेल के केस में R किसके इक्वल हो जाएगा? R 2T के इक्वल हो जाएगा। 2T। तो जो एक्सेल पुली के ऊपर रिएक्शन लगा रहा है वो 2T के इक्वल होगा, और T की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
तो जो एक्सेल रिएक्शन लगाएगा पुली के ऊपर वो हो जाएगा 4m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मास इस पुली को नीचे की तरफ खींच रहा है, और क्योंकि पुली एक्सेल से बनी हुई है तो एक्सेल इसको इसके बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ताकि ये जो पुली है ये बैलेंस सिचुएशन में रह सके, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रही है, यानी कि टी और टी को बैलेंस कर रही है। तो जो रिएक्शन है वो टेंशन का डबल होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसको जरा ट्राई करिएगा। देखिए एक टेबल का कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे एक एक्सेल लगा हुआ है, एक पुली लगी हुई है। यहाँ पे एक मास है 2 kg का। 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से एक स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है, और इधर इस पे 4 kg का एक और ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। तो देखिए ये जो 4 kg का ऑब्जेक्ट है ये इस रस्सी को टाइट कर देगा, तो इसमें इधर भी टेंशन आएगा और इधर भी टेंशन आएगा। ये दोनों टेंशन डिफरेंट होंगी या सेम होंगी? सर सेम सेम होगी सर। सेम, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। यस सर। इन दोनों में एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा होगा? A1 एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या A2 एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? सर A2। ये दोनों, जब ये रस्सी टाइट है और ये नीचे की तरफ आएगा तो जिस स्पीड से नीचे की तरफ आएगा उसी स्पीड से तो ये भी चलेगा। ये दोनों साथ ही चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? सर साथ। तो इनमें जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा। जितना एक्सेलरेशन इसमें रहेगा उतना ही एक्सेलरेशन इसमें रहेगा, क्योंकि ये जो वेट है ये जब नीचे खींचेगा तो ये भी उसके साथ साथ खींचेगा। खींचेगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि ए की वैल्यू बताइए और टी की वैल्यू बताइए। इससे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाइए और सॉल्व करिए इसको। सर जी की वैल्यू क्या लेनी है? कितना कितना आंसर आ गया बेटा? सर जी की जी क्या को 10 वैल्यू लेना है। लेनी है? एक जी भी
ये जो 4 kg है इस पे कितना वेट नीचे की तरफ लगेगा? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। 4g माइनस टी। सर 4g माइनस टी। ये 4g लगेगा नीचे की तरफ, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a, करेक्ट। और इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? इस पे 2g नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन और 2g ये दोनों एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो इनका कोई रोल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए नहीं होगा, तो इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे, n को भी और 2g को भी। तो इसमें सिर्फ एक फोर्स आएगा, T is equal to 2a, तो इसकी इक्वेशन बनेगी T is equal to 2a, ये सेकंड इक्वेशन हो। अब T को यहाँ पे 2a रख देंगे तो 4g minus 2a is equal to 4a, तो 4g is equal to 6a हो गया। G की वैल्यू रख दीजिए 10 is equal to 6a, तो A की वैल्यू होगी 40/6, यानी कि A is equal to 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें A की वैल्यू डाल दीजिए 20/3, तो ये 40/3 न्यूटन हो गया। तो टेंशन की वैल्यू 40/3 न्यूटन और एक्सेलरेशन हो गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, उसको पूरा दिमाग लगाइएगा और करने की कोशिश करिएगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताइए, एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? एक्सेलरेशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सेलरेशन करेक्ट है या राइट हैंड साइड वाला? सर राइट हैंड साइड वाला। ये वाला, मतलब जो Yes, 3 kg है ये 4 kg को खींच देगा। यस सर, लेफ्ट वाला लेफ्ट करेक्ट वाला है। सर। ये ज्यादा वेट है, ये इन दोनों को ऊपर की तरफ पुल करेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और इन पे जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ होगा, और सभी में एक्सेलरेशन सेम होगा। इसकी टेंशन को मैंने T1 मार्क कर दिया, दिस टेंशन इज T1, और इसकी टेंशन को T2 मार्क कर दिया। ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो इस पे भी सेम टेंशन आएगी T2, ठीक है। इसके ऊपर वेट लगेगा 4g, इसके ऊपर वेट लगेगा 2g और इसके ऊपर वेट लगेगा 1g, ठीक है। आपको T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और g को लेना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबके फ्री बॉडी डायग्राम अलग करिए, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तीन इक्वेशन बनाइए, तीनों को सॉल्व करके T1 T2 और A की वैल्यू बताइए कितनी होगी। जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालिए बेटा इसका। प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा, इक्वेशन बनाते हुए हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को ध्यान रखिए, जो फोर्सेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव और जो उसके ऑपोजिट होंगे उसको नेगेटिव।
कि 1 kg की इक्वेशन बताइए बेटा, 1 kg की क्या इक्वेशन बनेगी? सर T1 minus G is equal to A. T1 minus G is equal to A, करेक्ट। सर सर 2 ए kg की की इक्वेशन बताइए। वैल्यू 10/3। सर काम तो सेकंड नहीं वाली होगा बेटा, करना पड़ेगा। सर सेकंड वाली इक्वेशन सेकंड की बनेगी इक्वेशन बताइए। सर T1 minus 2G is equal to 2A. T1 पॉजिटिव लेंगे, T2 सर नेगेटिव सर T2 माइनस ब्रैकेट T2 2G पॉजिटिव प्लस होगा, T1 माइनस T1 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। इसकी इक्वेशन बताइए क्या बनेगी? सर 4G minus T2 is equal to 4A 4G माइनस T2 is equal to इज 4A. इक्वल टू 4A। ये तीन इक्वेशन बन गए। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? G प्लस A। जी और थर्ड इक्वेशन से T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4G माइनस 4A। और इन दोनों वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो T2 की वैल्यू हो गई 4G माइनस 4A। फिर T1 की वैल्यू हो गई G प्लस A माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। तो इसमें से T वाले टर्म कट गए, सिर्फ A बचा और G बचा। तो 4G माइनस G, 3G माइनस 2G, G बच गया। और माइनस 4A माइनस A माइनस 5A इज इक्वल टू 2A। तो G की वैल्यू हो गई 7A और A की वैल्यू हो गई G/7, दैट इज 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, T1 आ जाएगा, और A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो T2 आ जाएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को बेटा पूरा? यस सर। अब A की वैल्यू डालिए, T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। सर T अब देखिए, अब जो नेक्स्ट 80/7 क्वेश्चन है वो आपको पूरा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना जितना भी आएगा। देखिए टेबल है, इसके दोनों कॉर्नर्स पे पुली लगी हुई है। इस तरफ वेट लगा, तो आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है और एक्सेलरेशन की। टेंशन और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेंगे अपने आप बनाइए और वैल्यू कैलकुलेट करिए। सर G क्या लेना है इसमें? ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर।
सर ए 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस सर। करेक्ट है। सर टी 48 न्यूटन। T 48 न्यूटन, करेक्ट। ये ऐसे टेंशन लगा देंगे दोनों तरफ, टेंशन दोनों में सेम रहेगा क्योंकि स्प्रिंग सेम है। इसका वेट 4G नीचे की तरफ, इसका 6G नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन इधर नीचे आएगा, इधर ऊपर आएगा, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 6G माइनस 6G माइनस टी इक्वल टू 6 है, और इसकी इक्वेशन आएगी T माइनस 4G माइनस इज इक्वल टू, इक्वल टू 4 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो T कैंसिल हो जाएगा, तो 6G माइनस 4G 2G हो जाएगा, और ये 10 है, G की वैल्यू डाल देंगे 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में T हो जाएगा 4A प्लस 4G, A की वैल्यू 2 और G की वैल्यू 10, 48 न्यूटन आई। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन। जैसे ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, मास m है। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये वेट हो गया। इसकी जो रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, ये रिएक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ फिसलेगा या ऊपर की तरफ फिसलेगा? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, यानी कि ये ऑक्सीडेशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। ये वेट का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये वाला वेट नहीं होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में वेट का कितना कंपोनेंट होगा। वो वेट का जो कंपोनेंट है वो इसको एक्सेलरेट करेगा, तो उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल सोच के बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड में और ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। देखो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यस सर। होगा या नहीं? यस सर। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये एंगल, ये थीटा बचेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो mg cos थीटा के परपेंडिकुलर है, इसलिए mg sin थीटा। तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन कौन से हैं? ये एक्सेलरेशन है, ये दोनों फोर्सेस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। ना तो नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ना mg cos थीटा इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो mg cos थीटा के इक्वल होगा। सर हम mg ये sin दोनों थीटा a के बराबर बोल सकते हैं। और ये जो mg sin थीटा ये इसको एक्सेलरेट करेगा, तो इस पे जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो mg sin थीटा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो ये वाला जो फोर्स है mg sin थीटा, ये इस मास के अंदर a एक्सेलरेशन लेके आएगा, m से m कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है g sin थीटा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख देते हो तो उस पे डाउन द प्लेन एक एक्सेलरेशन लगता है, और उस एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो mg sin थीटा होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, और उसको अगर इसके मास से डिवाइड कर दोगे तो g sin थीटा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। आपको बस यही याद रखना है कि डाउन द प्लेन जो फोर्स है वो mg sin थीटा होता है और एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आप देता हूँ, उसको करके बताइए जरा कितना आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद है, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, एग्जांपल इधर लिख लेता हूँ। देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे रखा हुआ है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका जो बेस है उसकी लेंथ दी हुई है l, बेस की लेंथ दे रखी है l, इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा। हाउ मच टाइम m takes, m इसका मास है, m takes to reach the bottom of the wedge, to reach the bottom of the wedge। ये जो पार्ट है इसको वेज बोलते हैं, इसके बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बताइए बेटा, टी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सर t is equal to under root 2l upon g cos theta, cos theta। टी इज इक्वल टू रूट 2l upon g, नहीं सर cot गलत है theta। बेटा, कॉट थीटा गलत है, मल्टीप्लिकेशन में cot theta। कॉट थीटा इनटू कॉस थीटा गलत है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये टॉप से बॉटम तक आने में इसको सपोज करो s डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये l अपॉन s किसके इक्वल हो जाएगा, l अपॉन s इज इक्वल टू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन cos थीटा। ठीक है, और s की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सीलरेटेड मोशन का। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u की वैल्यू होगी 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हमने निकाला g sin थीटा के इक्वल होता है, तो a की प्लेस पे आ जाएगा g sin थीटा इनटू t स्क्वायर, ये हो जाएगा l अपॉन cos थीटा के इक्वल।
तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, 2 उधर चला जाएगा, 2l अपॉन g sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2l अपॉन g sin थीटा cos थीटा। तो इसको बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2l अपॉन g sin थीटा cos थीटा। सर ये भी फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला तो सिर्फ ये है, एक्सेलरेशन याद रखना है, डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा और डाउन द प्लेन जो फोर्स है वो mg sin थीटा। आपको बस इस डायग्राम को लिखना है, बाकी सब चीजें तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ये फॉर्मूला आपको आता था, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसमें डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। तो हमें बस इतना सोचना था कि अगर ये l वैल्यू है और ये थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ताकि हम ये फॉर्मूला लगा सके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उससे हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, ऐसे तो हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला बनेगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इस पे फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ mg sin थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी g sin थीटा। तो डाउन द प्लेन फोर्स होता है mg sin थीटा और एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इस क्वेश्चन में अपना पूरा दिमाग लगाइएगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इस पुली के साथ एक वेट लटका हुआ है, इसका मास है 2 kg और एक ब्लॉक इसके साथ प्लेन के पैरेलल बंधा हुआ है इस तरह। इसका मास है 10 kg, ये 10 kg के इक्वल। तो इसमें एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन कितना हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए। ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन भी आएगी, ये टेंशन इस तरफ होगी, ये वाली टेंशन इस तरफ होगी, इसका वेट आएगा नीचे की तरफ 2g, इसका वेट आएगा 10g, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 10g sin थीटा। 10g sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो यहाँ पे sin 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। सर जी क्या लेना है 10? जी के टर्म में बताइए, ए की वैल्यू जी के टर्म में बताओ। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए। g/4। हाँ करेक्ट, g/4। तो 10g sin थीटा यानी कि sin 30 माइनस t इज इक्वल टू 10a। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 5g माइनस t इज इक्वल टू 10a। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी।
इससे इक्वेशन बनाओ, एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो t minus 2g t minus 2g is equal to 2a. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो 5g minus t plus t minus 2g is equal to 10a plus 2a, t से t कट जाए तो 3g is equal to 12a, तो a की वैल्यू हो जाएगी g by 4, ये करेक्ट। तो अब आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा जो आज पढ़ाया था, उसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट करना है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सर। ठीक है बेटा, एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसको करिएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर। जी सर। Okay, sir. Thank you, sir.